हेलो एवरीवन। आज हम इंडियन एविडेंस एक्ट का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। इस पेपर में पहला क्वेश्चन यह है कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था। इसका सही जवाब होगा सी, इट वाज प्रिपेयर्ड बाय सर जेम्स फ्रिट्ज स्टीफन। अगला क्वेश्चन है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 कब एग्जिस्टेंस में आया, यानी यहाँ पर इसकी डेट ऑफ इनेक्टमेंट पूछी गई है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट की जो डेट ऑफ इनेक्टमेंट है इट इज़ 15 मार्च 1872। ऑप्शन डी इज राइट। अगला क्वेश्चन है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 कब इन्फोर्स हुआ, यानी किस डेट से लागू हुआ। तो यहाँ पर डेट ऑफ इन्फोर्समेंट पूछी गई है। इसका सही जवाब होगा सी, 1 सितंबर 1872। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन एविडेंस एक्ट में कुल कितने चैप्टर्स और कुल कितने सेक्शंस हैं। तो इंडियन एविडेंस एक्ट में कुल 11 चैप्टर्स हैं और 167 सेक्शंस हैं। ऐसा इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा डी, नन ऑफ द अबव। अगला प्रश्न है कि इंडियन एविडेंस एक्ट का एक्ट नंबर क्या है। इंडियन एविडेंस एक्ट का जो एक्ट नंबर है वो है एक्ट नंबर 1 ऑफ 1872। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा विकल्प नहीं है। इसका सही जवाब होगा डी, नन ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन एविडेंस एक्ट कहाँ लागू होता है। इसका सही जवाब है ए, इंडियन एविडेंस एक्ट होल ऑफ द इंडिया पे लागू होता है। पहले यह जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं होता था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 जब से कि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लागू हुआ है, यह जम्मू कश्मीर पर भी लागू हो गया है। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन एविडेंस एक्ट कौन सी प्रोसीडिंग्स पर लागू नहीं होता है। तो इन तीनों ही प्रोसीडिंग्स पर, अर्थात आर्बिट्रेटर्स के सामने चलने वाली प्रोसीडिंग्स पर, या आर्बी ट्रिब्यूनल्स में चलने वाली प्रोसीडिंग्स पर, या डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स पर इंडियन एविडेंस एक्ट लागू नहीं होता है। इसका सही जवाब होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन एविडेंस एक्ट की प्रियम्बल में क्या शब्द लिखे गए हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट की अगर हम प्रियम्बल पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है वेयर एज इट इज एक्सपेडिएंट टू कंसोलिडेट, डिफाइन एंड अमेंड द लॉ ऑफ एविडेंस। तो उसमें डिफाइन, कंसोलिडेट और अमेंड शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसका सही जवाब होगा डी, इसमें डिफाइन, अमेंड और कंसोलिडेट शब्दों को प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है कि इंडियन एविडेंस एक्ट कितने भागों में बांटा गया है। इसका सही जवाब है बी, इंडियन एविडेंस एक्ट को 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर विकल्प बी सही होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा इंडियन एविडेंस एक्ट की परिभाषा में एक डॉक्यूमेंट नहीं है। तो सही जवाब है इसका सी, स्टेटमेंट जो कि विटनेस देता है, यानी जो गवाह है उसके कथन, डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं। बाकी कैरिकेचर, लिथोग्राफी और स्टोन स्कल्पचर सभी एक डॉक्यूमेंट्स हैं। अगला प्रश्न है कोई वस्तु, वस्तुओं का संबंध या वस्तुओं की दशा, कोई थिंग, रिलेशन ऑफ थिंग या स्टेट ऑफ थिंग क्या कही जाती है। तो इसका सही जवाब है ए, यह फैक्ट यानी तथ्य कही जाती है। अगला प्रश्न है कि किसने फैक्ट को साइकोलॉजिकल तथा फिजिकल 2 तथ्यों की कैटेगरी में विभाजित किया है, अर्थात भौतिक तथ्य तथा मनोवैज्ञानिक तथ्य। इन 2 कैटेगरी में किसने फैक्ट को बांटा है। तो इसका सही जवाब है सी, बेंथम ने। बेंथम ने फैक्ट को फिजिकल और साइकोलॉजिकल 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। अगला क्वेश्चन है कि यह परिभाषा किसने दी है कि एविडेंस इज एनी फैक्ट विच पजेसेस सम प्रोबेटिव फोर्स, अर्थात कोई तथ्य जिसका कोई साक्षिक मूल्य हो वह साक्ष्य है। ऐसी परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। इसका सही जवाब है ए, यह परिभाषा सामन ने दी है। अगला प्रश्न है कि एविडेंस एक्ट की नेचर क्या है। तो इसका सही जवाब है बी, एविडेंस एक्ट इज द लेक्स फोरी। अगला क्वेश्चन है कि कोई फैक्ट कब कहा जाता है कि वह नॉट प्रूव्ड है। तो इसका सही जवाब है सी, कोई फैक्ट नॉट प्रूव तब कहा जाता है जब ना तो यह प्रूव होता है और ना ही डिस्प्रूव होता है। अगला क्वेश्चन है कि किस केस में कहा गया कि ट्रैकर डॉग अर्थात खोजी कुत्ते के एविडेंस वैज्ञानिक साक्ष्य हैं, साइंटिफिक एविडेंसेस हैं। तो इसका सही जवाब है बी, अब्दुल रज्जाक वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। इस केस में यह हर्ड हुआ था कि जो ट्रैकर डॉग है उसके एविडेंसेस साइंटिफिक नेचर के एविडेंस हैं। अगला क्वेश्चन है फैक्ट फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शंस, अर्थात एक ही संव्यवहार का भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगतता का प्रावधान कहाँ किया गया है। इसका सही जवाब है ए, सेक्शन नंबर 6 में फैक्ट्स फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शंस आर रेलेवेंट। अगला क्वेश्चन है कि किसने
ट्रांजैक्शन को ऐसे डिफाइन किया है कि इट इज द ग्रुप ऑफ फैक्ट सो कनेक्टेड टुगेदर एज टू बी रेफर्ड बाय अ सिंगल नेम। तो इसका सही जवाब है ए, ऐसा स्टीफन ने डिफाइन किया है ट्रांजैक्शन को। अगला क्वेश्चन है कि रेस जेस्टे कौन सी धारा में परिभाषित है? तो इसका सही जवाब है डी, रेस जेस्टे कहीं भी परिभाषित नहीं है, हालांकि रेस जेस्टे की रेलेवेंसी सेक्शन नंबर 6 में दी गई है। तो यहां पर सही जवाब होगा डी, नन ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है कि रेस जेस्टे की रेलेवेंसी के तौर पर फैक्ट को कैसे अकर होना चाहिए? तो इसका सही जवाब है सी, वे एक ही जगह और एक ही समय पर हो सकते हैं या फिर अलग अलग जगह और अलग अलग समय पर हो सकते हैं। सेक्शन नंबर 6 में रेस जेस्टे की रेलेवेंसी के लिए बताया गया है कि फैक्ट दो विच आर नॉट इन इशू आर सो कनेक्टेड विद द फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट as to form the part of same transaction whether occur at the same time or place और डिफरेंट टाइम और प्लेसेस। अर्थात चाहे वे एक ही जगह और एक ही स्थान पर हों या अलग अलग जगह या अलग अलग स्थान पर हों, सेक्शन 6 में रेलेवेंट हैं। तो इसका सही जवाब होगा सी। अगला प्रश्न है कि कौन सा केस रेस जेस्टे से रिलेटेड नहीं है? तो इसका सही जवाब है डी, नन ऑफ द अबव। ये तीनों ही केस रेस जेस्टे के लीडिंग केस हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस केस में सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस के 5 गोल्डन प्रिंसिपल्स को सुप्रीम कोर्ट ने लेट डाउन किया था? इन्हें स्वर्णिम पंचशील सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है सी, शरद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये केस पूरा नाम इसका शरद विरधि चंद शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के नाम से भी जाना जाता है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस परिस्थितिजन्य साक्ष्य के 5 पंचशील सिद्धांत दिए हैं। अगला क्वेश्चन है टेप रिकॉर्डेड एविडेंस रेस जेस्टे के तौर पर सुसंगत हैं, ऐसा किस केस में कहा गया? तो इसका सही जवाब होना चाहिए था आर एम मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। चूंकि ऐसा कोई भी विकल्प नहीं है तो इसका सही जवाब होगा डी, नन ऑफ द अबव। अगला प्रश्न है कि कंडक्ट आचरण किस धारा में सुसंगत है? तो इसका सही जवाब है बी, सेक्शन 8 में कंडक्ट को रिलेवेंट माना गया है। अगला प्रश्न है कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड यानी पहचान की कार्रवाई कौन सी धारा में सुसंगत है? इसका सही जवाब है डी, सेक्शन नंबर 9। अगला क्वेश्चन है कि आपको इनमें से सही कथन चुनने हैं। पहला कथन कहता है कि जब प्रश्न यह है कि क्या ए के साथ बलात्संग किया गया, ए वाज रेविश्ड, और फैक्ट यह है कि उसने बिना परिवाद किए हुए यह कहा कि उसके साथ बलात्संग किया गया, यह उसके आचरण के रूप में सुसंगत है। तो यह कथन गलत है। अगर ए बिना कंप्लेंट किए हुए यह कहती है कि शी हैज बीन रेविश्ड, तो यह उसका कंडक्ट नहीं है। केवल वर्ड कंडक्ट नहीं होते हैं, उनके साथ कुछ ऐसा काम होना चाहिए जो उन वर्ड्स को मीनिंग दे सकें। दूसरा क्वेश्चन यह है कि क्या ए और बी ने एक साथ भारत के विरुद्ध वॉर करने के लिए कॉन्स्पिरेसी की है, और फैक्ट यह है कि ट्रायल में बी ने यह कहा कि उसने और ए ने कॉन्स्पिरेसी की है। तो यह फैक्ट जो उसने ट्रायल के दौरान कहा है सेक्शन 10 में कॉन्स्पिरेसी यानी षड्यंत्र को प्रूव करने के लिए रेलेवेंट है, यह बिल्कुल गलत है। कॉन्स्पिरेसी के लिए रेलेवेंट जो सेक्शन 10 में फैक्ट बताए गए हैं वे तब कहे जाने चाहिए जब तक कॉमन इंटेंशन एग्जिस्ट करता है। चूंकि कोर्ट में जब ट्रायल चल रहा होगा तो कॉमन इंटेंशन तब तक खत्म हो चुका है, तो वे फैक्ट जो कोर्ट में कहे जाते हैं सेक्शन 10 में रेलेवेंट नहीं है। और तीसरा कि जो स्ट्रगल के मार्क्स होते हैं, जो ग्राउंड पे होते हैं स्ट्रगल के मार्क्स, वे सेक्शन 8 में रेलेवेंट हैं नहीं, वे सेक्शन 7 में रेलेवेंट हैं। तो इसमें से ये सारे ही कथन गलत हैं। इसका सही जवाब होगा सी, ऑल स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। अगला क्वेश्चन है कि सेक्शन 9 में किसकी आइडेंटिफिकेशन रेलेवेंट बनाई गई है? क्या केवल पर्सन्स की, चीजों की, जगहों की या समय की? तो इसका सही जवाब है डी, सारी ही आइडेंटिफिकेशन सेक्शन 9 में रेलेवेंट है। अगला प्रश्न है कि किस सेक्शन में कॉन्स्पिरेटर द्वारा की गई या कही गई बातें रेलेवेंट हैं? तो इसका सही जवाब है सी, सेक्शन 10 में थिंग्स डन और सेड बाय कॉन्स्पिरेटर्स आर रेलेवेंट। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से इंडियन एविडेंस एक्ट का कौन सा सेक्शन है जो रेलेवेंसी के मामले में रेजिडुअरी यानी अवशेषी प्रावधान करता है? तो इसका सही जवाब है डी, सेक्शन 11। अगला क्वेश्चन है कि फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट व्हेन बिकम रेलेवेंट, ये किस सेक्शन में दिया हुआ है? तो ये सेक्शन नंबर 11 में दिया हुआ है, इसीलिए उसे रेजिडुअरी प्रोविजन कहते हैं। इसका सही जवाब होगा डी, नन ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सेक्शन 14 में
स्टेट ऑफ माइंड यानी मन की दशा के रूप में वर्णित नहीं है, तो इसका सही जवाब है ए मोटिव। मोटिव शब्द का प्रयोग सेक्शन 14 में स्टेट ऑफ माइंड के लिए नहीं हुआ है, मोटिव सेक्शन 8 में रेलेवेंट होता है। अगला क्वेश्चन है कि सेक्शन 14 में जो स्टेट ऑफ माइंड है वह किस प्रकार की होनी चाहिए, तो इसका सही जवाब है बी पर्टिकुलर यानी विशिष्ट मन की दशा का साक्ष्य दिया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि प्रीवियस कन्विक्शन यानी पूर्व दोष सिद्धि किस धारा में या किस प्रावधान में सुसंगत है, तो इसका सही जवाब है सी पूर्व दोष सिद्धि सेक्शन 14 और सेक्शन 54 दोनों के ही एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में रेलेवेंट बनाई गई है। इसका सही जवाब होगा सी बोथ ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी किस चीज पर एक लीडिंग केस है, तो इसका सही जवाब है ए प्ली ऑफ एलिबाई। एलिबाई के ऊपर रेलेवेंट केस है दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। अगला प्रश्न है फैक्ट इनकंसिस्टेंट विद फैक्ट एंड इशू और रेलेवेंट फैक्ट आर रेलेवेंट अंडर विच सेक्शन, अर्थात जो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्यों से असंगत तथ्य हैं वे किस धारा में सुसंगत होते हैं, तो इसका सही जवाब है बी सेक्शन नंबर 11 में। प्ली ऑफ एलिबाई सेक्शन 11 में इसी तरह से सुसंगत बनाई गई है क्योंकि वह फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट से इनकंसिस्टेंट होती है। अगला क्वेश्चन है कि कोई अनपढ़ दूध वाला दूध देते समय घर की दीवार पर निशान बनाता है तो वह किस धारा में सुसंगत माने गए हैं, इसका सही जवाब होगा डी सेक्शन नंबर 16। अगला प्रश्न है कि एडमिशन को किस धारा में परिभाषित किया गया है, एडमिशन यानी स्वीकृतियां धारा 17 में परिभाषित हैं, इसका सही जवाब होगा डी नन ऑफ द अबव। अगला प्रश्न है कि एडमिशंस यानी स्वीकृतियां का प्रभाव क्या होता है, तो इसका सही जवाब होगा कि स्वीकृतियां अपनी स्वीकृत तथ्यों की कॉन्क्लूसिव प्रूफ नहीं होती, अर्थात दे आर नॉट कॉन्क्लूसिव प्रूफ ऑफ एडमिटेड फैक्ट बट दे मे एक्ट एज एस्टोपेल, तो इसका सही जवाब होगा बी एडमिशंस आर नॉट कॉन्क्लूसिव प्रूफ ऑफ एडमिटेड फैक्ट बट दे आर एस्टोपेल। अगला क्वेश्चन है कि मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम तथा कॉन्क्लूसिव प्रूफ की परिभाषा कहां दी गई है, तो इसका सही जवाब होगा सेक्शन नंबर 4 बी। अगला प्रश्न है अजर्शन दिया गया है और रीजन दिया गया है। अजर्शन कहता है कि फैक्ट में वह मेंटल कंडीशन भी शामिल है जो कि किसी व्यक्ति को कंसाइंस हो। उसका रीजन दिया गया है कि किसी आदमी की कोई रेपुटेशन है, यह एक फैक्ट है। तो बच्चों यहां पर दोनों ही बातें सही हैं, फैक्ट में मेंटल कंडीशन शामिल होती है और रीजन में बिल्कुल सही बात दिया गया है कि किसी आदमी की जो रेपुटेशन है वह एक फैक्ट है। यहां पर दोनों ही कथन सही हैं तथा जो रीजन है वो अजर्शन को बिल्कुल सही तरीके से एक्सप्लेन करता है। अगला प्रश्न है कि कॉन्क्लूसिव प्रूफ किस प्रकार के प्रिजम्पशंस होती हैं, तो कॉन्क्लूसिव प्रूफ्स इररिबेटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ होती हैं, वे विधि की अखंडनीय उपधारणाएं होती हैं, इसका सही जवाब होगा डी। अगला प्रश्न है मिर्जा अकबर वर्सेस किंग एम्परर वह किस चीज पर एक लीडिंग केस है, तो इसका सही जवाब होगा डी यह कॉन्स्पिरेटर द्वारा की गई या कही गई चीजों पर एक लीडिंग केस है, सेक्शन नंबर 10 से यह रिलेटेड है। अगला प्रश्न है कि प्ली ऑफ एलिबाई कौन से सेक्शन में रेलेवेंट मानी गई है, इसका सही जवाब होगा डी प्ली ऑफ एलिबाई को सेक्शन 11 में रेलेवेंट माना गया है। अगला प्रश्न है कम्युनिकेशन विदाउट प्रिजुडाइज ये किस धारा द्वारा सुरक्षित करी गई हैं, इसका सही जवाब होना चाहिए सेक्शन नंबर 23। सेक्शन नंबर 23 में उन एडमिशंस को इररेलेवेंट माना गया है जिन्हें कोई आदमी प्रॉमिस अंडर सीक्रेसी यानी गुप्त रखने के वचन के अधीन करता है, तो गुप्त रखने का वचन ही उसका प्रिजुडाइज से बचाने का एक कम्युनिकेशन होता है, इसलिए सेक्शन 23 में कम्युनिकेशन विदाउट प्रिजुडाइज को प्रोटेक्ट किया गया है। अगला प्रश्न है कि डाइंग डिक्लेरेशन तभी सुसंगत होती हैं जब वह किसके सामने की जाए, तो इसका सही जवाब है डी मृत्युकालिक कथन किसी भी आदमी के सामने किए जा सकते हैं, वे एडमिसिबल होने के लिए जरूरी नहीं है कि किसी विशेष व्यक्ति के सामने ही किए जाएं, इसका सही जवाब होगा डी एनी पर्सन।
अगला प्रश्न है कि एडमिशन के मामले में आपको सही कथन चुनना है। पहला कि एडमिशन एक सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस होती है, बिल्कुल सही है। दूसरा, जनरली एडमिशंस जो हैं वो उसे करने वाले के विरुद्ध साबित की जाती हैं, बिल्कुल सही है। और तीसरा कि किसी स्टेट ऑफ माइंड या बॉडी के मामले में ऐसा कोई स्टेटमेंट जो अपने फेवर में किया गया हो वो प्रूव किया जा सकता है, यह भी बिल्कुल सही कथन है। तो इसका सही जवाब होगा डी, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि डाइंग डिक्लेरेशन किस धारा में सुसंगत मानी गई है, तो इसका सही जवाब है बी, सेक्शन 32 क्लॉज 1 में मृत्युकालिक कथन सुसंगत माने गए हैं। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तथा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को किस तारीख से प्रभावी रूप से यहां जोड़ा गया है, तो इसका सही जवाब होना चाहिए था 17 अक्टूबर सन 2000। इसका सही विकल्प होगा डी, 17 अक्टूबर सन 2000 से इन्हें जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है कि सीसीटीवी फुटेज बेस्ट एविडेंस होती हैं, ऐसा किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धारित किया गया है। इसका सही जवाब है सी, टोमासो ब्रूनो वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया है सीसीटीवी फुटेज फॉर्म्स द बेस्ट एविडेंसेस। अगला प्रश्न है कि कोई कन्फेशन थ्रेट, प्रॉमिस और इंड्यूसमेंट से फ्री होना चाहिए, यानी धमकी, वचन या उत्प्रेरणा से दूर होना चाहिए, ऐसा किस धारा में प्रावधान किया गया है। इसका सही जवाब है बी, सेक्शन 24। अगला प्रश्न है कि एविडेंस एक्ट की कौन सी धारा केवल सिविल मामलों पर लागू होती है। इसका सही जवाब है ए, सेक्शन 23। सेक्शन 23 केवल सिविल केसेस में ही लागू होती है। अगला प्रश्न है कि ए को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया था तथा उसे शारीरिक परीक्षण कराने के लिए डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर के सामने उसने संस्वीकृति की है, तो यह संस्वीकृति किस धारा की वजह से इनएडमिसिबल मानी गई है। इसका सही जवाब होगा सी, सेक्शन 26। सेक्शन 26 कहता है कि कन्फेशन नॉट टू बी प्रूव्ड मेड व्हाइल अ पर्सन अंडर द पुलिस कस्टडी, अर्थात जब कोई आदमी पुलिस कस्टडी में है उसके द्वारा तब की गई कोई संस्वीकृति नहीं साबित की जा सकती। तो सेक्शन 26 इसका सही जवाब होगा विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि सेक्शन 25 तथा 26 कौन से मूल अधिकार को सुरक्षित करते हैं। इसका सही जवाब है आर्टिकल 20 क्लॉज 3। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन यानी आत्म अभिशंसन के विरुद्ध नियम दिया गया है। इस आर्टिकल में प्रोविजन किया गया है कि किसी भी आदमी को उसके खुद के विरुद्ध गवाह बनने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता, और उसी नियम को आगे इनलार्ज करते हैं एविडेंस एक्ट के सेक्शन 25 और 26। 25 प्रोविजन करता है कि पुलिस के सामने की गई कन्फेशन प्रूव नहीं की जा सकती। सेक्शन 26 प्रोविजन करता है कि पुलिस की कस्टडी में की गई कोई कन्फेशन प्रूव नहीं की जा सकती। तो इसका सही जवाब होगा सी, आर्टिकल 20 क्लॉज 3। अगला प्रश्न है कि सेक्शन 27 में जो इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम पर्सन एक्यूज्ड ऑफ ऑफेंस है वो किस तरह की इंफॉर्मेशन को ही कवर करता है। तो इसका सही जवाब है सी, वह सारी तरह की इंफॉर्मेशन को कवर करता है, चाहे वो कन्फेशनल हो या ना हो। तो इसका सही जवाब होगा सी, ऑल फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन वेदर कन्फेशनल और नॉट। अगला प्रश्न है कि कोई कन्फेशन वॉलंटरी होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए और ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, ऐसा किस केस में धारित किया गया। तो इसका सही जवाब है ए, शंकरिया वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया था अ कन्फेशन मस्ट बी वॉलंटरी, ट्रू एंड ट्रस्टवर्दी। अगला प्रश्न है कि सेक्शन नंबर 27 इंडियन एविडेंस एक्ट कौन से डॉक्ट्राइन पर बेस्ड है। तो इसका सही जवाब है बी, सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट कंफर्मेशन बाय सब्सिक्वेंट फैक्ट के डॉक्ट्राइन पर बेस्ड है। अगला प्रश्न है कि सेक्शन 27 की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के ग्राउंड पर किस केस में अपहेल्ड की गई। तो इसका सही जवाब है ए, काठीकालू औगड़ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है कि कन्फेशन जो कि अदरवाइज रेलेवेंट हो वे कब इररेलेवेंट हो जाते हैं। शराब पिए होने पर इररेलेवेंट हो जाते हैं, या डिसेप्शन के कारण इररेलेवेंट हो जाते हैं, या प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी में इररेलेवेंट हो जाते हैं। तो इसका सही जवाब है डी, नन ऑफ द अबव। सेक्शन 29 यह प्रोविजन करता है कि एक कन्फेशन अगर अदरवाइज रेलेवेंट है तो वह ड्रंकनेस की वजह से, डिसेप्शन की वजह से या प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी की वजह से इररेलेवेंट नहीं होता है। तो इसका सही विकल्प होगा डी।
अगला प्रश्न है कि को अक्यूज का कन्फेशन जो कि दूसरे को अक्यूज को भी इफेक्ट करता हो, उसकी नेचर क्या होती है? तो इसका सही विकल्प है इसमें से डी, नन ऑफ द अबव, क्योंकि ऐसे कन्फेशन एडमिसिबल और रेलेवेंट बनाए गए हैं सेक्शन नंबर 30 में। तो इसका सही जवाब हो डी, नन ऑफ द अबव। अगला प्रश्न है कि पुलिस ऑफिसर को किया गया कन्फेशन किस नेचर का होता है? इसका सही जवाब है डी, पुलिस ऑफिसर को किया गया कन्फेशन इनएडमिसिबल होता है। रेलेवेंट तो होता है लेकिन इनएडमिसिबल होता है। अगला प्रश्न है कि किस केस में सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट को आर्टिकल 14 के ग्राउंड पर वैलिड डिक्लेयर किया गया था? तो इसका सही जवाब है बी, देवमन उपाध्याय वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में सेक्शन 27 को आर्टिकल 14 के ग्राउंड पर वैलिड डिक्लेयर किया गया। अगला प्रश्न है कि ऐसे व्यक्ति के कथन जो कि मर चुका हो या एविडेंस देने में इनकेपेबल हो चुका हो, वे सेक्शन 32 में कब रेलेवेंट होते हैं? तो सेक्शन 32 में ऐसे लोगों के कथन जो मर चुके हों या इनकेपेबल हो चुके हों 8 कंडीशन में रेलेवेंट होते हैं, और ये तीनों ही कंडीशन यहां पर विन कंडीशंस में आती हैं जो सेक्शन 32 में बताई गई हैं। तो इसका सही जवाब होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला प्रश्न है कि पाकला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्परर किस चीज पर एक लीडिंग केस है? तो इसका सही जवाब है ए, इट इज अ लीडिंग केस ऑन द डाइंग डिक्लेरेशन। अगला प्रश्न है कि पाकला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्परर का जजमेंट किस जूरिस्ट या किस जज के द्वारा दिया गया था? तो इसका सही जवाब है ए, लॉर्ड एटकिन के द्वारा। अगला प्रश्न है कि कोई व्यक्ति मर चुका है या इनकेपेबल हो चुका है, उस व्यक्ति द्वारा किसी प्रोसीडिंग के प्रीवियस स्टेज पर दी गई गवाहियां उसी प्रोसीडिंग में या किसी दूसरी प्रोसीडिंग में उन्हीं पार्टी के बीच में रेलेवेंट हैं किस धारा में? तो इसका सही जवाब है बी, सेक्शन 33 में। अगला प्रश्न है कि सेक्शन 27 के लिए कौन सी बात जरूरी नहीं है? पहला कि व्यक्ति गिरफ्तार होना चाहिए, दूसरा उसने पुलिस को कोई इंफॉर्मेशन दी है जिसकी फर्दरेंस में कोई डिस्कवरी की गई है, तीसरा उस डिस्कवरी में कोई नया फैक्ट निकला है तथा उससे वह इंफॉर्मेशन कंफर्म होती है। तो इसका सही जवाब है ए, पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया जाना जरूरी नहीं है, केवल उस आदमी का पुलिस की कस्टडी में होना जरूरी है। कस्टडी अरेस्ट से भी आ सकती है और अदरवाइज भी हो सकती है। तो सही जवाब होगा ए। अगला प्रश्न है क्वीन इंप्रेस बनाम अब्दुल्ला किस चीज पर एक लीडिंग केस है? तो इसका सही जवाब है डी, कंडक्ट, आचरण पर यह एक लीडिंग केस है। अगला प्रश्न है किस वाद में यह धारित किया गया था कि डाइंग डिक्लेरेशन इशारों से भी की जा सकती है? इसका सही जवाब है सी, क्वीन इंप्रेस वर्सेस अब्दुल्ला के केस में इट वाज हेल्ड दैट डाइंग डिक्लेरेशन कैन बी मेड थ्रू साइन। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा हियरसे का एक एक्सेप्शन नहीं है? तो इसका सही जवाब है डी, एक्सपर्ट इज नॉट एन एक्सेप्शन ऑफ रूल ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ हियरसे एविडेंसेस। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा डाइंग डिक्लेरेशन की रेलेवेंसी के लिए जरूरी नहीं है? पहला कि वह आदमी मर गया हो, बिल्कुल सही है, उस आदमी का मरना जरूरी है। दूसरा कि यह उसकी कॉज ऑफ डेथ या सर्कमस्टांसेस ऑफ ट्रांजैक्शन से जुड़ा हुआ हो, बिल्कुल यह सही बात है कि ऐसे स्टेटमेंट या तो कॉज ऑफ डेथ से जुड़े हुए हों या फिर उस ट्रांजैक्शन के सर्कमस्टांसेस से जुड़े हुए हों जिसमें कि मौत हुई है। तीसरा कि उसकी मौत का कारण उस प्रोसीडिंग में इन क्वेश्चन होना चाहिए, बिल्कुल यह भी इसके लिए जरूरी चीज है। चौथा कि उस आदमी के द्वारा ऐसा स्टेटमेंट तब किया गया हो जब वह एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ में हो। नहीं, भारत में ऐसी कोई जरूरत नहीं होती है कि उस आदमी का एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ में होना जरूरी हो। और पांचवा कि उस प्रोसीडिंग की नेचर केवल क्रिमिनल होनी चाहिए। नहीं, यह भी गलत है। डाइंग डिक्लेरेशन सिविल तथा क्रिमिनल दोनों ही प्रोसीडिंग में बराबर बराबर रेलेवेंट है। तो यहां पर पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, लेकिन चौथा और पांचवा गलत है। चूंकि यहां पर आपको नॉट करेक्ट ढूंढना है तो इसका सही जवाब होगा बी, फोर्थ एंड फिफ्थ आर नॉट करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी कोर्ट सेक्शन 41 में मेंशन नहीं है? तो इसका सही जवाब है डी, नन ऑफ द अबव। ये तीनों ही कोर्ट सेक्शन 41 में मेंशन की गई हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से सेक्शन में वे जजमेंट दिए गए हैं जो उन फाइंडिंग्स का कंक्लूसिव प्रूफ होती हैं? तो इसका सही जवाब है बी, सेक्शन 41। अगला क्वेश्चन है
कि निम्न में से किस चीज पर एक्सपर्ट नहीं बुलाया जा सकता। सेक्शन 45 में 5 टॉपिक दिए गए हैं जिन पर एक्सपर्ट बुलाया जा सकता है। इंडियन लॉ पर एक्सपर्ट नहीं बुलाया जा सकता। सही जवाब होगा ए। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस केस में सुनार को सोने की क्वालिटी पर एक एक्सपर्ट माना गया था बिना किसी प्रोफेशनल डिग्री के। तो इसका सही जवाब होगा सी, अब्दुल रहमान वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। अगला प्रश्न है कि जो हैंडराइटिंग पर परिचित व्यक्ति होते हैं, पर्सन एक्वेंटेड होते हैं, उनकी राय कौन सी धारा में सुसंगत है। तो इसका सही जवाब होगा सेक्शन नंबर 47। यहां पर इसमें से जो सही विकल्प है वो है डी, नन ऑफ द अबव। अगला प्रश्न है कि एक्सपर्ट की जो ओपिनियन होती है उसके ग्राउंड्स कौन से सेक्शन में रेलेवेंट हैं। इसका सही जवाब होगा सेक्शन 51 और यहां पर कोई भी विकल्प सही नहीं है। अगला प्रश्न है कि किसकी ओपिनियन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस पर रेलेवेंट मानी गई है। तो इसका सही जवाब सेक्शन 45A में मिलता है और इसका सही विकल्प होगा ए, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के एग्जामिनर की ओपिनियन उस पर रेलेवेंट होती है। अगला प्रश्न है कि सेक्शन 47A किस चीज पर ओपिनियन से संबंधित है। तो इसका सही जवाब है सी, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर पर ओपिनियन से संबंधित है सेक्शन 47A। अगला प्रश्न है कि ओपिनियन किसी नातेदारी के बारे में कौन सी कार्रवाइयों में रेलेवेंट नहीं होती हैं। तो इसका सही जवाब होगा सी, इन दोनों ही कार्रवाइयों में रिलेशनशिप की ओपिनियन रेलेवेंट नहीं होती हैं। सही विकल्प है सी। अगला प्रश्न है कि सिविल केसेस में कैरेक्टर कैसा होता है। तो इसका सही जवाब है सी, सिविल केसेस में कैरेक्टर इररिलेवेंट होता है सिवाय कि वह नुकसानी को असरटेन करने के लिए हेल्पफुल ना हो। अगला क्वेश्चन है कि आपको इनमें से गलत कथन चुनना है। पहला कथन है कि सिविल केसेस में कैरेक्टर इररिलेवेंट है, बिल्कुल सही कथन है। दूसरा कथन कि क्रिमिनल केसेस में जो गुड कैरेक्टर का एविडेंस है वो पहली बार में ही रेलेवेंट नहीं होता है, यह कथन गलत है। गुड कैरेक्टर का जो एविडेंस होता है, गुड कैरेक्टर जो है वो क्रिमिनल केसेस में पहली बार में ही रेलेवेंट होता है। तीसरा कथन है कि जो बैड कैरेक्टर है वो केवल तभी रेलेवेंट है जब वो गुड कैरेक्टर के आंसर में हो, बिल्कुल यह ठीक है। और चौथा है कि कैरेक्टर का मतलब है कि केवल पर्टिकुलर रेपुटेशन और पर्टिकुलर डिस्पोजिशन, यानी विशिष्ट ख्याति और विशिष्ट स्वभाव। यह भी गलत कथन है क्योंकि जो कैरेक्टर है उसका अर्थ होता है जनरल रेपुटेशन एंड जनरल डिस्पोजिशन, यानी साधारण ख्याति और साधारण स्वभाव। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर 2 है और ऑप्शन नंबर 4 है, यानी कथन संख्या 2 और कथन संख्या 4 हैं, ये गलत हैं। तो इसका सही विकल्प होगा बी, स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 4 आर नॉट करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा चैप्टर है जो इस बात से डील करता है कि वे तथ्य जो साबित नहीं किए जाने चाहिए। तो इसका सही जवाब है बी, चैप्टर नंबर 3 में वो फैक्ट दिए गए हैं विच नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, जिनको साबित करने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है कि कौन सी धारा में वे तथ्य दिए गए हैं जिनकी न्यायालय को जुडिशियल नोटिस यानी न्यायिक अवेक्षा करनी होगी। इसका सही जवाब है सी, सेक्शन 57 में वे फैक्ट दिए गए हैं ऑफ विच द कोर्ट मस्ट टेक जुडिशियल नोटिस। अगला क्वेश्चन है कि रूल ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ हियरसे एविडेंसेस किस सेक्शन में देखा जा सकता है। तो इसका सही जवाब है बी, सेक्शन नंबर 60 में। सेक्शन नंबर 60 में यह बताया गया है कि ओरल एविडेंस हमेशा डायरेक्ट होना चाहिए और यहीं पर बताया गया है कि वह ऐसे आदमी द्वारा दिया जाना चाहिए जिसने किसी फैक्ट को अपनी ही सेंसेस से परसीव किया हो, अर्थात वो किसी ऐसे आदमी का नहीं होना चाहिए जो केवल हियरसे की बातें करता हो। इसका सही जवाब होगा बी, सेक्शन 60। अगला क्वेश्चन है कि कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स को कैसे प्रूव किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब है सी, या तो प्राइमरी एविडेंसेस से या सेकेंडरी एविडेंसेस से, और ऐसा प्रोविजन सेक्शन 61 में किया गया है कि कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट में बी प्रूव्ड आइदर बाय प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंसेस। अगला प्रश्न है कि सेक्शन 63 किसे डिफाइन करता है। तो इसका सही जवाब है डी, सेक्शन 63 सेकेंडरी एविडेंसेस द्वितीयक साक्ष्यों को परिभाषित करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक सेकेंडरी एविडेंस नहीं है। तो इसका सही जवाब है डी, ये सारे के सारे सेकेंडरी एविडेंस नहीं है बल्कि ये सारे ही प्राइमरी एविडेंसेस हैं। इसका जो सही जवाब है वो डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। सेक्शन 62 में प्राइमरी एविडेंस की परिभाषा दी गई है और वहां पर इन सभी को प्राथमिक साक्ष्य बताया गया है।
अगला प्रश्न है, कौन सा सेक्शन प्रोवाइड करता है जिसमें वे परिस्थितियां बताई गई हैं जब किसी दस्तावेज का द्वितीयक साक्ष्य यानी सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है। इसका सही जवाब होना चाहिए था सेक्शन 65, क्योंकि ऐसा कोई विकल्प नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा डी, नन ऑफ द अबव। अगला प्रश्न है कि जब कोई अटेस्टिंग विटनेस यानी अनुप्रमाणन साक्षी याद नहीं कर पाता या उसके एग्जीक्यूशन से डिनाई करता है तो उसके एग्जीक्यूशन को कैसे साबित किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा सी, ऐसा एग्जीक्यूशन किसी भी अन्य तरीके से सिद्ध किया जा सकता है। सही विकल्प होगा सी। अगला प्रश्न है कि कौन सा सेक्शन सर्टिफाइड कॉपी की परिभाषा देता है, प्रमाणित प्रतियों की परिभाषा देता है। इसका सही जवाब है डी, सेक्शन 76। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक लोक दस्तावेज नहीं है। तो इसका सही जवाब है सी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आर नॉट पब्लिक डॉक्यूमेंट। अगला प्रश्न है कि डबल जियोपार्डी का प्रभाव रखने वाले निर्णय यानी दोहरे दंड का प्रभाव रखने वाले निर्णय कौन सी धारा में सुसंगत हैं। तो इसका सही जवाब होगा ए, सेक्शन 40। सेक्शन 40 में ऐसे निर्णय सुसंगत होते हैं जो न्यायालय को कोई कार्रवाई आगे चलाने से रोक देते हैं। वे निर्णय जो डबल जियोपार्डी का यानी दोहरे दंड का प्रभाव रखते हैं, वे कोर्ट को कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग आगे चलाने से रोक देंगे, इसलिए वे सेक्शन 40 में सुसंगत हैं। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के मामले में कोई मौखिक स्वीकृति कब एडमिसिबल है। तो इसका सही जवाब होगा ए, जब ऐसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की जेन्युइननेस इन क्वेश्चन हो, उसका असली होना प्रश्नगत हो। सही विकल्प होगा ए। अगला प्रश्न है कि किसी दस्तावेज के सही निष्पादन की उपधारणा की जाती है अगर वह दस्तावेज कितना पुराना हो। तो इसका सही जवाब है सी, 30 ईयर्स। सेक्शन 90 में इस प्रिजम्पशन की बात की गई है और 30 साल पुराने डॉक्यूमेंट के मामले में कोर्ट प्रिजम्पशन कर सकती है कि वह ड्यूली एग्जीक्यूट हुआ है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की जो एडमिसिबिलिटी है उसका प्रावधान कहां किया गया है। इसका सही जवाब है सी, सेक्शन 65 बी में यह प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, इसमें आपको 4 इलेक्ट्रॉनिक प्रकार के एविडेंस बताए गए हैं और आपको उसकी प्रिजम्पशन के बारे में सेक्शन दिए गए हैं और बताना है कि किस चीज के मामले में प्रिजम्पशन कौन सी धारा में की जाती है। इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट, इलेक्ट्रॉनिक गजेट, इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स। तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक जो एग्रीमेंट्स हैं इसकी जो प्रिजम्पशन की जाती है वो 85A में की जाती है। इलेक्ट्रॉनिक गजेट की जो प्रिजम्पशन है वो 81A में की जाती है। इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस की जो प्रिजम्पशंस हैं वो 88A में की जाती हैं और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की जो प्रिजम्पशंस हैं वे 85B में की जाती हैं। तो इसका सही जवाब होगा बी, 1 का बी, 2 का ए, 3 का डी और 4 का सी। अगला प्रश्न है कि ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स किस नेचर की होती हैं। तो इसका सही जवाब है बी, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट यानी जो विशेषज्ञों की राय होती है वह केवल सपोर्टिव एविडेंस होती हैं। विशेषज्ञों की राय कोई सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं होती है। अगला प्रश्न है कि सेक्शन 41 में कौन से जो जजमेंट हैं वो रेलेवेंट नहीं होते जिनका प्रभाव क्या हो। तो इसका सही जवाब है बी, रेस सब्जुडाइस। रेस सब्जुडाइस एक ऐसी कार्रवाई होती है कि जब दो एक प्रकार की कार्रवाइयां दो अलग अलग कोर्ट्स में पेंडिंग हो। चूंकि दोनों कार्रवाइयां पेंडिंग होती हैं इसलिए उसमें से किसी में भी अभी तक जजमेंट आया हुआ ही नहीं होता, इसलिए इसमें जजमेंट होते ही नहीं है, तो वे रेलेवेंट होने की क्वेश्चन भी नहीं होती। लेकिन रेस जुडिकाटा और डबल जियोपार्डी में एक जजमेंट आ चुका होता है, इसलिए वे दोनों ही सेक्शन 41 में रेलेवेंट हैं। अगला प्रश्न है कि एक आदमी जिसको कि विनिर्दिष्ट रूप से सूचना के लिए निर्दिष्ट किया गया हो वे कौन से सेक्शन में एडमिशन कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब है सी, सेक्शन 20। अगला और आखिरी क्वेश्चन है कि मैप्स और चार्ट्स की रेलेवेंसी कौन सी धारा में प्रोवाइड की गई है। मैप्स और चार्ट्स की जो रेलेवेंसी है वो सेक्शन 36 यानी ऑप्शन नंबर बी में प्रोवाइड की गई है। सेक्शन नंबर 36 प्रोवाइड फॉर द रेलेवेंसी ऑफ मैप्स, चार्ट्स एंड प्लान्स। इसी के साथ इसे यहां समाप्त करते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी हो या कोई भी ऑब्जेक्शन हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।